नमस्कार। आज हम सुरवाल में आए हैं। यहाँ जमात इस्लामी हिंद जो कि एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले कई सालों से इंडिया में काम करती है, वो एक राष्ट्रीय स्तरीय कैंपेन चला रही है और उसका टॉपिक है मुस्लिम पर्सनल लॉ अवेयरनेस कैंपेन, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ जागृति अभियान। तो आज हम यहाँ इंजीनियर रमज़ान साहब के साथ बैठे हुए हैं। ये जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के स्टेट सेक्रेटरी हैं और ये जो कैंपेन चल रही है, अभियान चल रहा है, उसके स्टेट कन्वीनर भी हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत है यहाँ सवाई माधोपुर ऐप के प्लेटफॉर्म पर, और हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ अवेयरनेस कैंपेन जमात को चलाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, और भी इस तरह के कुछ सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस कैंपेन का इंजीनियर रमज़ान से हम पूछना चाहेंगे कि ये एक्चुअली क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। मुस्लिम पर्सनल लॉ जागृति अभियान जो है, असलन ये मुसलमानों के अंदर जो है, जो उनके पारिवारिक व्यवस्था है, जिसको माशरती निज़ाम कहा जाता है, उसकी इस्लाह का, उसके अंदर सुधार का एक प्रोग्राम है। ये जमात इस्लामी कोई एक ऐसा कैंपेन अभी नहीं चला रही है, बल्कि जमात इस्लामी हिंद 1956 से जब इसकी पॉलिसी और प्रोग्राम पहली मरतबा मुरतब हुई आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जी, उस वक्त इस्लामी माशरा उन्वान से जो हमारे पॉलिसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है कि कैसे समाज का आदर्श निर्माण किया जाए, जिस समाज के अंदर जो है हर किसी को उसका अधिकार प्राप्त हो और हर कोई जो है अपनी ड्यूटीज़ और फ़राइज़ जो है सही तरीके से अंजाम दे सके। इस्लामी नुक्ता नज़र से इन चीज़ों की बहुत अहमियत है कि अगर ख़ानदान का निज़ाम दुरुस्त होगा तो माशरे का निज़ाम दुरुस्त होगा, और अगर माशरे का निज़ाम दुरुस्त होगा तो उस रियासत का निज़ाम दुरुस्त होगा, और अगर रियासत का निज़ाम दुरुस्त होगा तो यकीनी तौर पर जो है जिस देश में मुसलमान रह रहे हैं उस देश का भी निज़ाम जो है चुस्त दुरुस्त होगा। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जागृति अभियान है, जिसके अंदर माशरे को कैसे इस्लाम के ऊपर तैयार किया जाए, उसमें कैसे औरतों के हकूक़ अदा किया जाए, उनके निकाह है, उनकी तलाक़ के मसाइल हैं, उनकी विरासत के मसाइल है, उनकी वसीयत के मसाइल है, इन तमाम का सही तरीके से अगर इस्लामी खतूत पर वो निर्वाह करे तो इस निर्वाह की वजह से इस देश में जो बरादरान वतन हमारे हिंदू भाई जो रहते हैं वो भी इस्लाम की इस खुशबू को महसूस कर सके और इस्लाम के इस निज़ाम को समझ सके। जो बहुत सी भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ उनके दरमियान में न जानने की बुनियाद पर जो है फैली हुई है उसको भी समझ सके। इसके लिए जगह जगह पर जो है जेंडर जस्टिस या जो है सिनफी अदल के उन्मान पर जो है सिंपोजियम और सेमिनार जो है मेट्रो सिटीज़ के अंदर किए जा रहे हैं, और हमारे भाई जो है इससे बहुत मुतमईन है उन सवालों के जवाब से। ये चंद चीज़ें हैं जो इसके मकसद से हम जो है हासिल करना चाहते हैं। खुसूसन राजस्थान के अंदर भी जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पारिवारिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए, उसको सही चलाने के लिए जो चीज़ें की जा रही है, उसमें खुसूसन जो है ख़ास तौर पर विशेषतः नारी की अस्मिता, नारी की जो है सुरक्षा, उसके अधिकार और उसके क्या कर्तव्य है, उस सब की तफसीलात जो है वो मुस्लिम अवाम को और उसके साथ साथ में हमारे हिंदू भाइयों को भी जो है वो बताई जाएगी। तो यहाँ पर एक सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, और हमारे कई ऑडियंस के भी ये सवाल थे पिछले दिनों में, कि ट्रिपल तलाक जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कई सर्वे आए, उसके बाद कई जगह सिग्नेचर कैंपेन्स चलाए गए जिनमें महिलाओं ने ये कहा कि हमें इससे आज़ादी चाहिए। तो ये एक्चुअली ट्रिपल तलाक है क्या? मतलब क्या सिर्फ ये कह देना कि तलाक 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 और वो जो शादी का एक बंधन है वो टूट जाएगा?
तो ये एक जुल्म है मतलब औरतों के ऊपर कि आप एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अचानक जो है वो कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई व्हाट्सएप कॉल आ रहा है या और SMS के ज़रिए आप कोई मर्द जो है वो औरत को 3 बार तलाक बोल देता है और वो उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। तो क्या एक्चुअली ये है इस्लाम के अंदर या कुछ इससे हटके कोई चीज़ है, क्या मामला है? असल में तलाक का जो मसला है वो बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कुरान और अहादीस में उसकी शराहत के साथ वजाहत आई है, बहुत बेहतरीन अंदाज से उसको समझाया गया है। अगर किसी मियाँ और बीवी के अंदर किसी मामले में इख्तलाफ हो, झगड़े की शक्ल बन जाए, तो सबसे पहले तो ये है कि उनको म्यूचुअली आपस में बैठकर उसको सुलझाना चाहिए। कुरान ये बात कहता है। अगर उसके बावजूद भी अगर मसाइल न हो, हल न हो और झगड़ा बढ़ता जाए, तो मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है उस औरत से अपने बिस्तर जो है वो अलग कर ले और कुछ दिनों के लिए उसको सोचने का, समझने का मौका दे। और अगर मर्द की तरफ से कोई खामी है तो उसको भी सोचने और समझने का मौका मिले। अगर उसके बाद भी मामला नहीं निपटते हैं तो दोनों परिवार की तरफ से, यानी कि मर्द के परिवार की तरफ से भी और औरत के परिवार की तरफ से भी एक एक जिम्मेदार और अक्लमंद और होशमंद आदमी जो है वो तय हो और वो इस मामले को निपटाने की कोशिश करे। अगर वहाँ पर भी मामला नहीं हो तो फिर मर्द जो है उसको तुहर की हालत में, यानी कि वो जब पाक हो और उसके साथ में उसने जमा भी नहीं किया हो, उस हालत में उसको वो एक तलाक दे और वो एक तलाक उसको इद्दत तक के लिए दे, यानी कि 3 महीने तक के लिए। उसमें वो औरत उसके घर में ही रहना चाहिए और औरत को खुद को भी उस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि उनके दरमियान में इस दौरान जो है मुफाहमत हो जाए और मामला जो है हल की तरफ चले और वो मर्द जो है रुजू कर ले उससे। अगर मान लो यहाँ भी मामला उससे नहीं चलता है और 3 महीने की इद्दत गुजर जाती है, तो फिर जो है उनके अंदर अपने आप एक तरह की अलहदगी हो जाती है। अब वो जो है दोनों आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जिससे चाहे निकाह कर सकते हैं, जिसके साथ चाहे रह सकते हैं। लेकिन इस एक तलाक का फ़ायदा ये है कि अगर मान लो उस इद्दत के ख़त्म होने के बाद भी अगर 5 महीने बाद, 10 महीने बाद या साल भर बाद में उनमें फिर अगर इम्कान हो कि आपसी अंडरस्टैंडिंग अगर पैदा हो जाए तो वो नई महर के साथ जो है निकाह कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक एक महीने के इंटरवल में जो है वो तलाक दी जाती है और उसके बाद में उनके अंदर जब 3 तलाक हो जाती है तो वो जो है अपनी बीवी से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। अब वो बीवी जो है निकाह सानी के ज़रिए वापस उसके साथ नहीं आ सकती। इस वक्त ये जो चल रहा है कि 3 तलाक एक ही नशिस्त में दे दी जाए, तो इस्लाम में इसको बहुत ही नापसंदीदा, बहुत ही गलत माना गया है। लेकिन किसी गलत चीज़ के हो जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि साहब इसका अब वाक़ होना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक के बहुत से रूल, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो रूल इसको तोड़ते हैं तो वो आदमी इसका मुजरिम है। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बहरहाल वो एक्सीडेंट एक हकीकत है, उससे न आप इनकार कर सकते हैं न मैं इनकार कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से 3 तलाक कह देने से बहरहाल तलाक तो वाक़ हो जाती है, लेकिन जो कहता है, जो इस काम को करता है, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बड़ा गुनहगार है। अब ये जो चीज़ है कि इस वक्त जो ट्रिपल तलाक के मसाइल इस मुल्क के अंदर टेलीफोन और व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें हैं, असल में मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है बहुत ही संजीदा रिश्ता है। इसके अंदर इसको इस तरीके से मजाक बनाना असल में खुद इस्लाम के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नियम और कायदे बनाने के बावजूद अगर कोई आदमी उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध काम करता है तो बहरहाल वो मुजरिम तो होगा। लेकिन वो एक्सीडेंट होना, चाहे वो मर्डर का मामला हो या ट्रैफिक नियमों का मामला हो या कोई और नियमों का मामला हो, बहरहाल वो हादसा जो होना है वो तो हो चुका होगा। ठीक है। तो एक्चुअली आपने जो पूरा प्रोसेस बताया, और तो ये क्या मिस इंटरप्रेशन जो हो रहा है या जो एक्चुअल है वैसा नहीं दिख रहा है, इसके पीछे कोई कारण है? मतलब आप ये जो कैंपेन कर रहे हैं ये क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं अभी कि कुछ औरतें जो हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो उन्होंने ट्रिपल तलाक की मुखालिफत कर दी, या इसको पर्सनली योगी और मोदी इनको पर्सनली देख रहे हैं, मुस्लिम महिला को के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो उसका एक क्या रिएक्शनरी मोड है ये, या क्या कर आप मतलब ये प्लान्ड रहता है आपका इस तरह का काम अवेयरनेस करना? असल में जो लोग जमात इस्लामी हिंद को जानते हैं और इससे ज़रा भी वाकिफ़ हैं,
और इसके लिटरेचर से, इसकी किताबों से, इसके पॉलिसी प्रोग्राम से, इसके दस्तूर से अगर वाकिफ़ है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद जब 1956 में पहली मरतबा जमात इस्लामी हिंद की पॉलिसी और प्रोग्राम बना, उसमें भी इस्लामी माशरा का जो उन्वान था वो मौजूद था, और उसमें भी सही खतूत पर, सही इस्लामी मार्गदर्शन में समाज के निर्माण की तरफ पहले दिन से इस पर कोशिश की गई है। ये जमात इस्लामी का जो कैंपेन है, ये हमारी जो मीकात आज से 2.5 साल पहले जो शुरू हुई थी, उसमें ये तय कर लिया गया था कि हम जो है इसको फरवरी के महीने में मनाएंगे, लेकिन फरवरी के महीने की बजाय ये जो है मार्च और अप्रैल में जाकर इसकी शुरुआत हुई, अप्रैल और मई के अंदर। ये कोई रिएक्शनरी नहीं है, ये तो इत्तेफाक है कि ऐसे हालात जो है इस मुल्क में बन गए कि ऐसा लग रहा है कि जो एक फ़िज़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ में भी जमात इस्लामी ऐसा कोई जागृति अभियान शुरू कर रही है। ये हकीकत से परे की बात है। हमारी किताबें जो है 6 महीने पहले जो है वो प्रिंट हो गई थी और लोगों के पास पहुंच गई थी, और इसकी तैयारियां जो है वो भी शुरू थी। मरकज़ के अंदर भी इसके प्रोग्राम जो है बहुत पहले हो चुके थे, आज से 5 महीने पहले इसके प्रोग्राम भी हो चुके थे। तो ये तो हमारे एक रेगुलर रूटीन का जो काम है, उस रूटीन के काम में हम जो है कर रहे हैं। इसकी एक और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उससे जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जमातें हैं, जो NGOs है, वो ऐसे अभियान चलाती रहती है। और जमात इस्लामी कोई शाहबानों के केस में या कोई आज के इस वक्त में ऐसे अभियान नहीं चला रही है। इससे पहले भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से जमात ने समाज में, इस देश के हर नागरिक के लिए जो है एक अवेयरनेस का, एक जागृति का अभियान जो है चलाया है। कई साल पहले भी जो है इस मुल्क के अंदर ये अभियान जो है हम लोग चला चुके हैं। ये कोई 6वां अभियान जो है वो है हमारा। ठीक है। एक इसमें सवाल ये आता है कि आप अभियान चला रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक देश है, उसका एक संविधान है और उस संविधान के तहत सबको बात माननी है। तो जब ऑलरेडी एक संविधान बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, तो फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अलग से कानून क्यों? मतलब एक देश के 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक ही कानून के ऊपर तो देश होना चाहिए ना। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात चल रही थी वो होना चाहिए ना। उसमें क्या है, आपका व्यू क्या है उसमें? क्यों ऐसे डुप्लीकेशन टाइप का चीज़ हो रही है? पहली बात तो ये है कि एक देश में संविधान एक होता है और हम भी उस संविधान के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जो है हमारा आर्टिकल 25, 26, 27, ये आर्टिकल भारत के हर नागरिक को, हर सिटीजन को अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, अपने धर्म के मुताबिक इंस्टीट्यूशन कायम करने, NGOs कायम करने, इस सब की परमिशन देता है, बल्कि उसको फंडामेंटल राइट्स कहता है। यानी कि यहाँ तक कि उस पर हमारी पार्लियामेंट भी कोई लॉ नहीं बना सकती, उसको रद्द नहीं कर सकती। ये हमारे देश ने ही हमको जो है वो प्रोटेक्शन दिया है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक जो है इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, जैसे दूसरे नागरिक, यहाँ के आदिवासी लोग हैं, नागालैंड का उनका अपना पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का अपना जो है वो एक पर्सनल लॉ बोर्ड वो है, जिसके अंदर जो है उनके धर्म ग्रंथ और उनके जो दीगर दूसरी मजहबी किताबें हैं उसके मुताबिक वो लोग जीते। और भी बहुत जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने अपने धर्मानुसार जो है वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, मुसलमान जो है, वो भी इस संविधान की वजह से ही, इस संविधान के फंडामेंटल राइट की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम को यहाँ जो है अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। और इस्लाम के भी एक सिर्फ आइली निज़ाम जो है ना वो पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का मतलब है जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था है, जिसमें निकाह है, तलाक है, खुला है, विरासत है, ऐसे वसीयत है, हिब्बा है, ऐसे जो हमारे मसाइल है वो उसको हमारे पर्सनल, हमारे संविधान ने ही उसका प्रोटेक्शन किया है, संविधान ने ही उसकी परमिशन दी है। और उसी से जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है जो 7 अक्टूबर 1937 को इस मुल्क में लागू हुआ और फिर आज़ादी के बाद भी वो जो है उसी तरीके से चल रहा है, उसी के मुताबिक ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। ये कोई डुअलनेस नहीं है, ये कोई दोहरापन नहीं है कि साहब वो है। उसी संविधान के अंदर जो है, जो आप आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 44 जो है वो एक ही आर्टिकल नहीं है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का,
या दिशा निर्देश तत्व का एक ही आर्टिकल नहीं है। उसके अंदर ये है कि इस मुल्क के हर शहरी को जो है हेल्थ केयर पूरी तरीके से मिलना चाहिए, उसको पीने का साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए, उसके सर पर छत होनी चाहिए, उसको रोटी के लिए कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि इस मुल्क का एक सिविल कोड जो यकसा हो, तमाम नागरिकों के लिए बराबर हो, सही हो, वो होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए, थोड़े दिनों पहले ही नागालैंड के लिए हमने खुद ने नए नए शराइत जो है वो तय किए, उनको तोड़ पाना हमारे लिए मुश्किल है। और दिगर दूसरी जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और दिगर दूसरी उपजातियाँ हैं, उनके लिए भी तो उनके अपने अपने जो है वो पसंदला है। तो ये कोई डुअलनेस नहीं है, ये सिर्फ समझने का और एक ऐसा झूठा प्रोपगंडा है जो मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है। इसकी हकीकत इससे सिवा नहीं है कि ये पूरा का पूरा संविधान के अंतर्गत ही है। नहीं, आपने जब भी कहा ये प्रोपगंडा है, तो ये प्रोपगंडा करता कौन है? क्या आपके पास में इस बात के सबूत हैं? प्रोपगंडा का कौन कर रहा है? क्या प्रोपगंडा है? क्यों कर रहे हैं? असल में इस देश के अंदर जो है, जो फासिस्ट लोग हैं, वो एक छदम देशभक्ति का नारा लगाते हैं और वो खुद उस पर कितना उसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं उसका उनसे कोई सबूत नहीं मांगा जाता है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम जो है अपने इस धर्म के दायरे को छोड़कर जो दूसरी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कर ले। तो उनकी एक सोची समझी, वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है मूवमेंट है। लेकिन आप देखिए कि जब जब भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जब डिसीजन दिया है तो वो यही कहा है कि वो किसी के धर्म में, किसी के पर्सनला में मदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रोटेक्टर हमारा मौलिक अधिकार और हमारे फंडामेंटल राइट जो संविधान ने हमको दिए है वो उसको करते हैं। तो ये तो चंद लोगों की मंसूबाबंद साजिश है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। वो लोग ये नहीं सोचते, अगर आप इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लो तलाक की बात की जाती है, मुसलमानों में तलाक का रेशो कितना है, परसेंटेज कितना है उसका, परसेंटाइल अगर काउंट करें आप तो आप देखिए 0.5%, 0.54% है, यानी कि 1000 में 54। जबकि हमारे बरादरान वतन में 1000 ये 0.57 है, 1000 में 57 है, हमसे भी ज़्यादा है। लेकिन उनको चिंता सिर्फ इस वक्त जो है मुस्लिम महिलाओं की है, उनको अपनी उसकी चिंता नहीं है। और बगैर तलाक के बिरादरान वतन के अंदर जो रेशो अगर आप देखो तो वो 3.7 का है। करोड़ों ऐसी औरतें हैं जिनके खाविंद होते हुए भी वो जो है बगैर खाविंद की ज़िंदगी गुजार रही है। इसमें खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर का मामला भी है। इसी तरह की एक बहुत बड़ी तादाद इस देश के अंदर है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक बेवा की ज़िंदगी, एक बगैर शादीशुदा की ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है। जबकि इस्लाम ने इसको जो है बिल्कुल साफ कहा है कि भाई अगर आप उसको नहीं रख सकते तो जो जैसा कि मैंने बताया कि उस तरीके से उसको अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसको जो है रुखसत किया जाए, उसको तलाक के ज़रिए उनके अंदर सेपरेशन हो जाए, तो कि वो भी अपनी ज़िंदगी को आसानी से जो है किसी और के साथ गुजार सके, और ये भी जो है अपनी ज़िंदगी को, मर्द भी जो है आसानी के साथ किसी और के साथ गुजार सके। और ये हर महज़ब कौम के अंदर जो है ये रहा। और जहाँ ये चीज़ नहीं रही है, आप वहाँ देखें, वहाँ औरतें सैकड़ों की तादाद में रखेल बना के रखी जाती है और मर्द उनसे जो है अय्याशी करने के बाद उनकी औलाद का कफील नहीं होता, उनकी औलाद की परवरिश करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। लिविंग रिलेशन के अंदर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जो ख़ानदान का निज़ाम बिखर रहा है, इस्लाम तो उस ख़ानदान के निज़ाम को जोड़ना चाहता है, उसको मुत्तहिद करना चाहता है, उसको ऐसा बनाना चाहता है कि उससे एक खुशहाल, एक समृद्धिशील, एक विकास पर मबनी जो है वो परिवार की जो है व्यवस्था जो है चले। ठीक है। तो अब इसमें एक सवाल और जो आता है कि तलाक हो गया, सपोज़ 3 तलाक दे दिया, जो भी आपने प्रोसेस बताया है, इस्लाम का जो प्रोसेस है कि 1 महीने का वक्त, फिर उसके बाद दूसरी तलाक, फिर तीसरी तलाक, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो एक रेशो भी, एक रिसर्च के अनुसार ये बात आती है कि मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, एक हलाला करके कोई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बार आपने तलाक दे दिया, बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया, तो उसमें दोबारा जो है वो रिश्ता करने के लिए टेम्परेरी किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता बनाने की बात होती है। उसके बाद दोबारा से आप उस पुराने पति की तरफ लौट सकते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये क्या एक तो धर्म का मजाक है, या क्या प्रोसेस क्या होता है इसका? ये है क्या एक्चुअली हलाला? असल में हलाला जो है
ये अगर साजिश प्री प्लान्ड वे में अगर किया जाता है तो इस्लाम ने सिरे से उसको खारिज किया है। यानी कि इस्लामी नुक्ते नज़र से न इस लफ्ज़ की अहमियत है, न इस प्रोसेस की अहमियत है, बल्कि ये हाईली प्रोहिबिटेड, बहुत बड़ा हराम है। अगर आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मैं अगर मुख्तसर भी कुछ दो बातें भी इस सिलसिले में आपको बताना चाहूँ तो कहा कि जो लोग हलाला करते हैं, हलाला करवाते हैं और एक प्लान्ड वे के अंदर जो है वो इस चीज़ को करते हैं, तो उस पर अल्लाह की और रसूल की और सारे इंसानों की लानत है। ये लानत जो है बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, उस मर्द को जो है किराए का सांड बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो किराए का सांड है। और अगर आप थोड़ा और इसको आगे देखें तो एक बागैरत आदमी जिसके अंदर थोड़ी सी भी इज्जत है, अपने इंसान होने की, अपने जो है आदमी होने की, आदमियत की भी उसके पास अगर थोड़ी रिस्पेक्ट है, तो कभी भी वो गवारा नहीं करेगा, कभी भी वो गवारा नहीं करेगा कि उसकी औरत किसी और के पास जाके उसके पास आए। ये तो है जो फैब्रिकेशन हलाला के ताल्लुक से है वो। फिर इसमें एक बात और आपको मैं बताऊं, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो ये परसेंटेज काउंटेबल नहीं है। अगर ये परसेंटेज, ये लाखों में एक ऐसा मामला होगा, लाखों में एक ऐसा मामला होगा इस देश के अंदर। रही बात वो नेचुरल प्रोसेस की कि एक बीवी, एक औरत की तलाक हो जाती है, फिर वो किसी और से शादी करती है और वो उसका खामिन मर जाता है, या मान लो कुछ साल के बाद उससे भी उसका निभाह नहीं हो सकता, तो वो औरत तलाक के ज़रिए उससे भी आज़ाद हो जाती है। और उसके बाद अगर वो चाहे, ये दोनों के ऑप्शन पर है, मर्द भी चाहे और औरत भी चाहे, किसी एक की रजामंदी से नहीं होता है। जैसे फ्रेश मर्द और औरत निकाह करते हैं वैसे वो भी निकाह कर सकते हैं। तो ये है हलाला की हकीकत। ठीक है। अच्छा, एक इसमें हलाला के अलावा एक जो बात और सामने आती है, आज तक बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं उनमें जो बात आ रही है, बुर्के वाली औरतें बैठी हुई हैं और वो सब आते हैं कि मर्द जो है वो शासक माना जाता है इस्लाम के अंदर, ये कहा जाता है, और औरत जो है उसका हमेशा जो है वो उसको पर्दे के पीछे रखा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो अभी सवाल हमारा इस वक्त ये है सिर्फ कि क्या औरत के पास में भी ऐसा तलाक लेने का ऑप्शन है, या सिर्फ मर्द ही जो है वो एक मतलब बादशाह बन जाए, राजा बन जाए और उसको 3 तलाक दे करके उसको कर दे? ऐसा कोई प्रोसेस औरत के पास नहीं है क्या तलाक का, या और कोई ऐसा भी कोई प्रोसेस होना है उसमें इस्लाम में? असल में आपका सवाल जो है वो बहुत तफसीली जवाब चाहता है। आपके पहले टुकड़े का भी मुख्तसर जवाब दे देता हूँ मैं कि औरत और मर्द में जो मर्द को कव्वाम बनाया है, जिसको आप शासक या बादशाह या राजा या सरबरा जो भी कहते हैं, उसके पीछे इस्लाम की एक लॉजिक है। इस्लाम के मुताबिक औरत जो है, औरत को कभी भी उस पर माली बार नहीं डाला गया, माली बोझ नहीं डाला गया, यहाँ तक कि उसकी अपनी खुद की कफालत, खुद पर भी खर्च करना जो है उसके लिए लाजिम नहीं है कि वो करेगी, कमाएगी, लाएगी और खरेगी। जब वो बेटी है उसका वालिद उसके ऊपर खर्च करेगा। जब वो बड़ी हो गई, आपको ताज्जुब होगा कि लड़का अगर बड़ा हो गया और बाप ने उसको कहा कि भाई अब तेरी तालीम में जितनी करा सकता था मैंने करा दी, अब तू काम पे लग, और मेरी जिम्मेदारी नहीं है मजीद तेरी जो है वो खिदमत करने की, तो लड़के को वो काम करना पड़ेगा। बाप की कानूनन कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसको बालिग होने के बाद उसको जो वो करे। अगर वो कर रहा है तो वो तो एहसान कर रहा है अपनी औलाद पर। लेकिन अगर लड़की बालिग हो गई, लड़की बड़ी हो गई, बाप उसको कभी भी नहीं कह सकता कि तू जाओ कमा के ला मेरे लिए। जब तक वो उसकी शादी नहीं कर सकते तो वो उसका कफील है। फिर उसका शोहर कफील हो गया, और शोहर ने का इंतकाल हो गया या तलाक दे दी तो फिर उसका बाप उसका वापस कफील है। बाप नहीं है तो उसका भाई कफील है, भाई नहीं है तो उसके चचा वगैरह है, और दुनिया में कोई भी उसका नहीं। औरत इस्लाम में कभी भी लावारिस नहीं रहती है, कभी भी लावारिस नहीं रहती है, कोई भी नहीं है। तो फिर मुस्लिम माशरा और मुस्लिम हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी हुकूमत उसकी कफील होगी, उसकी जिम्मेदार होगी। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल जो आपने किया है उसको एक बार रिपीट कीजिए आप। नहीं, हम ये कह, हमारा जो सवाल था वो ये था कि आदमी के पास तो कुव्वत है, ताकत है, लेकिन क्या औरत के पास में ऐसा कोई इस्लाम कहता है कि भाई वो सेपरेशन चाह रही है या कुछ चाह रही है, या सिर्फ इस आदमी को ही ये हक दे दिया इस्लाम ने? आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि लोग जो है अनजान होने की बुनियाद पर, इस्लाम को नहीं जानने की बुनियाद पर औरत को मजलूम करार देते हैं।
मर्द को जहाँ तलाक देने का अख्तियार है, वहीं अगर ऐसे ही सर्कमस्टांसेस घर में पैदा हो जाए और दोनों का निभा नहीं हो सके और वही प्रोसेस के बाद भी अगर औरत को उससे आज़ादी नहीं मिले, तो औरत को खुला लेने का अधिकार प्राप्त है। खुला के ज़रिए वो उससे आज़ाद हो सकती है। अगर मान लो वो आदमी खुला नहीं दे रहा है, वो उसको ज़बरदस्ती रखता, तो वो काजी के ज़रिए जो है निकाह फिस्क करा सकती है। इसके अलावा आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कुरान और हदीस के मुताबिक तफवीज़ तलाक का भी एक कानून होता है। तफवीज़ तलाक के अंदर जो है औरत मर्द से या मर्द औरत को वो अख्तियार दे देता है कि तू ज़िंदगी में मुझसे कभी भी तलाक ले सकती है, मुझसे कभी भी अलग हो सकती है। और ये एक मर्तबा ये हक देने के बाद, ये अधिकार देने के बाद मर्द उससे कभी रुजू नहीं कर सकता, मर्द उस अधिकार को वापस नहीं ले सकता। इसके ज़रिए भी औरत जो है वो हासिल कर सकती है। और ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो तो जो दारुल कज़ा है उसके अंदर अपनी बात रख के थर्ड पार्टी सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, दारुल कज़ा के ज़रिए वो निकाह को फिस्क करा सकती है। तो औरत को तो चार चार जगह पर जो है वो अलहदा होने के अख्तियारात जो है हासिल है, उसके पास रास्ते मौजूद है। उसको तो जो है तलाक का अख्तियार है। तो ये सारे प्रोसेस जो है एक बेहतरीन निज़ाम के लिए, ख़ानदान के लिए जो खुशहाल है। लेकिन इस्लाम इस बात को कतई नहीं पसंद करता कि साहब वो अगर तलाक का मामला नहीं है तो उसको जहर दे के मार दिया जाए, या उसको जिंदा जला दिया जाए, या उसको छत पर से धक्का दे दिया जाए, जो इस वक्त हमारे देश के अंदर जो है व्यापक और हर जगह आपको नज़र आता है। ये इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। इस्लाम ने तो आसान हल बताया कि अगर गुजर बसर नहीं हो रहा है और ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो रहे हैं और माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो माशरे को जो है इज्तिमाइयत जिसको बोलते हैं, संगठन जिसको बोलते हैं, उसको प्राथमिकता दी और उन दोनों के अंदर अलहदगी का एक रास्ता खुला रखा। जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है। तो इसमें एक दारुल कज़ा आपने कोई एक वर्ड कहा है, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन चाहेंगे हम। क्या दारुल कज़ा मतलब क्या? दारुल कज़ा एक तरह की इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो पारिवारिक मामले होते हैं उनका निदान करने के लिए उसके अंदर मुफ्ती और काजी मुकर्रर होते हैं। इस वक्त हमारे देश की अदालतों के अंदर जो है 3 करोड़ 40 लाख मुकदमात है जो पेंडिंग है, और हमारे जजेज इनको कंटिन्यूस हल करते बैठे तो सैकड़ों साल के अंदर ये मुकदमात हल होंगे। पहला फ़ायदा तो दारुल कज़ा का ये है कि ये छोटे छोटे मुकदमात जो है उन कोर्टों में न जाएं तो उन पर एक बार कम होगा। दूसरा ये होगा कि जैसे कहते हैं ना कि घर की बात अगर घर में ही निपट जाए तो बहुत अच्छा है। तो दारुल कज़ा के अंदर इस्लामी कवानीन के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक काजी और बहुत से मुफ्तियों के दरमियान वो मामला रखा जाता है और उसकी इस्लाम की शरअ और इस्लाम के कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला सुना दिया जाता है। और उनसे पहले एफिडेविट लिया जाता है कि वो इसको तस्लीम करेंगे, वो इसको तस्लीम भी करते हैं। और जहाँ दारुल कज़ा अच्छे अंदाज से काम कर रहा है वहाँ ये जो चीज़ें हैं बहुत कम जो है वो माशरे के अंदर मौजूद है। तो अब क्या ये जो अवेयरनेस कैंपेन है इसमें भी इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? कुछ जमात का ऐसा प्लान है कि ये जो आपने जैसे बताया ट्रिपल तलाक का एक्चुअल मामला है ना, वो उसमें आपने खुला का एक भी बात बता दी, फिर जो छोटे छोटे कोर्ट्स जो रहते हैं इस्लामिक जो आपने बताया अभी उस हिसाब से, या और भी जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो अवेयरनेस की कमी एक नज़र आती है। और अवेयरनेस की कमी के साथ साथ हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मतलब मिसगाइड करने वाले लोग हैं, या एजुकेशन की कमी ख़ासतौर से मुसलमानों में ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रति रुझान कम है, इस वजह से उनको प्रॉपरली ये सारी चीज़ें नहीं पता है, या वो धार्मिक जो ज्ञान है उसमें रुचि नहीं रखते हैं? क्या कुछ रीज़न है कि उन तक ये बातें ऐसी नहीं पहुँच पा रही है? इसीलिए शायद कुछ ऐसा तो मामला ही होगा, तभी जमात इस्लामी हिंद जो है वो अभी 15 दिवसीय एक जो राष्ट्रीय अभियान चला रहा है, कुछ तो होगा इस तरह का मामला। क्या है असल में ये जो मुहिम है 15 दिनों के अंदर तो इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा काम होगा। बाकी ये जमात इस्लामी हिंद का हमेशा के लिए काम है, समाज सुधार का हमेशा के लिए काम है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपने बिल्कुल सही कही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि समाज के अंदर ये जो बुराइयाँ है ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से और दूसरे मामलात के ताल्लुक से, लड़की को जो है
विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, उसके ताल्लुक से ये ज़्यादातर जो है अदम वाकफियत, यानी कि उन चीज़ों को नहीं जानना, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंची। शिक्षा भी उसके अंदर एक चीज़ है, लेकिन शिक्षा का बहुत बड़ा रोल नहीं कहा जा सकता, खासकर इस मामले के अंदर। वो चीज़ें उनके पास पहुंची नहीं है असल में, और वो उसको जानते नहीं है, उसको समझ नहीं रखते। तो जमात इस्लामी हिंद इस अभियान के ज़रिए इन चीज़ों को व्यापक स्तर पर करीब 5 करोड़ लोगों तक जो है, मुसलमानों तक, हम इस पैगाम को, इन बातों को सही तरीके से किताबों के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, फोल्डर के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए, सिम्पोजियम के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इन चीज़ों को व्यापक निचले स्तर तक, गांव तक, देहातों तक जो है इसको पहुंचाना चाहते हैं। आज देखिए, मैं खुद यहाँ एक छोटे से गांव सूरवाल के अंदर एक छोटी सी बस्ती है, उसके अंदर आया हूँ, और आपके सामने जो है 1000 मर्द व ख़वातीन जो है इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो ये नीचे तक इस बात को पहुँचाना है। तीसरी चीज़ ये है कि इस अभियान के ज़रिए जो काउंसलिंग सेंटर है, जिसमें शादी से पहले मर्द को उसके राइट्स और ड्यूटीज़ और औरत को उसके राइट एंड ड्यूटीज़ इस्लाम के पैरामीटर में समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसको काउंसलिंग कहा जाता है, प्री मैरिटल काउंसलिंग की जाती है। और छोटी छोटे कस्बों के अंदर इस्लाही कमेटी के कुछ मुफ्ती, कुछ अहले इल्म, कुछ दानिश्वर, कुछ वकला आपस में बैठ के कोई मामला ऐसा हो तो उसको वहीं निपटा ले। फिर शरई पंचायतों का क़याम, ये भी इंशाअल्लाह इस मुहिम के दौरान और इस अभियान के दौरान जो है पूरे देश में इसका भी जो है बड़ा जाल फैलाने की जो है जमात कोशिश करेगी। और दारुल क़ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी तादाद के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है फ़िलहाल। उस सिस्टम को पूरे मुल्क के अंदर कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जो है उसको पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए बहरहाल एक बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जमात इस्लामी हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई दीगर दूसरी तंजीमें भी जो है इस तरफ कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह इसके अंदर जो है अगले आने वाले 10 साल के अंदर जो है एक आपको अच्छा नमूना जो है देश के अंदर नज़र आएगा कि जिससे लोग अपने मामलात को वहीं उसका निपटारा करा सकते हैं। तो इसमें जैसा कि आपने कहा कि और भी दूसरी जो तंजीमें हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कर रही हैं, तो मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की, तो किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको इस कैंपेन के लिए सपोर्ट किया? क्या एक बैनर पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, ये क्या मामला है? इसका एक तो आपने हमारा लेटर देखा होगा, उस पर उन्होंने अपनी दस्तखत और अपनी तंजीम का नाम, अपने मोबाइल नंबर, जमात इस्लामी हिंद के साथ जो है करीब 20 बड़ी तंजीमों ने जो मुल्क गिर लेवल पर काम कर रही है, उन्होंने अपना सपोर्ट, अपनी मदद वो जो है जमात के साथ रखी है। जमीयत उलमाए हिंद है, मुफ्ती महमूद हसन साहब का भी वो आया है उसके अंदर, जमीयत अहले हदीस है, और फिरंगी महल और दिगर जितनी जो नेशनल लेवल पर जो तंजीमें काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई है, उन तमाम ने ही इसमें जो है अपनी शिरकत और अपनी मदद और इसके साथ जो कुछ बेहतर कर सकते हैं वो करने की जो है तहरीरी तौर पर उन्होंने दिया है, जिसको हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों को दिया है उसका हिंदू अनुवाद करा के, और हमारे जो अइम्मा मसाजिद हैं, मसाजिद में जो लोग नमाज़ पढ़ाते हैं उनको भी दिया है, देश के बड़े दानिश्वर है, वकला है, उनके सामने भी चीज़ें रखी हैं। ऐसे हमने उसको सारी सब जगह जो है उस लेटर को जो अपील उन्होंने लिखी है साइन करके उन्होंने दी है वो है। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जमात तो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जमात तो इसको चला रही है, इसको पूरी उम्मत की तायद हासिल है। एक आखिरी सवाल इंजीनियर साहब हम ये लेना चाहते हैं इसमें कि देश में इन दिनों बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, गरीबी है, उसके अलावा डेवलपमेंट की बात जो है वो कही जा रही है, बेरोज़गारी का मामला वैसे ही है, कुछ किसान अभी जंतर मंतर पर कल उन्होंने जो है वो पेशाब पिया है ना, इस तरह के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं देश में। वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा जा रहा है कि मुसलमानों में एक इशू ट्रिपल तलाक को बहुत हाइप में चलाया जा रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि देश का पूरा डेवलपमेंट और विकास की सब बातें एक तरफ और मुसलमानों में जो ट्रिपल तलाक वाली बात है वो एक तरफ, तो क्या महिलाओं की तरफ जो सिंपैथी वाला जो मामला है, तो क्या एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो महिलाओं पर सिंपैथी करके और बहुत सारी ऐसी कुछ करनी चाहती है, या उनके इसके अलावा कोई डेवलपमेंट वाली भी बात होनी चाहिए? तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि एक तरफ डेवलपमेंट है, एक तरफ ये है मामला, तो ये क्या कुछ ऐसा घिचपिच लगता है या डाइवर्ट करने की बात कही जा रही है, या इसमें कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये इसकी भी कुछ ताकत है? क्या लगता है आपको इसमें? एक आखिरी ये
सवाल। देखिए, पहले तो मैं जमात इस्लामी के ताल्लुक़ से आपको बताता हूँ। जमात इस्लामी हिंद जो है उसने जैसे ये जागृति अभियान चलाया है, उसी तरीके से बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, देश की तरक्की के लिए और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़, और इस देश के गरीब जो सबसे आखिरी आदमी है उसको न्याय मिले, इंसाफ हो उसके साथ, उसको खाना मिले, उसके लिए पूरे देश में 2 साल पहले पूरा एक आंदोलन छेड़ा था। मुल्क को बचाओ गरीबी से और भूखमरी से। इसी तरीके से हमने न्याय के लिए भी जो है हमारी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, SIO जिसको के नाम से आप जानते हो, उसने भी जो है अदल और इंसाफ पर जो है न्याय व्यवस्था के लिए जो है कि सबको न्याय मिले, उस पर जो है अपना कैंपेन चलाया। जमात इस्लामी ने भी इस पर कैंपेन चलाया। जमात इस्लामी हिंद की पॉलिसी और प्रोग्राम के अंदर भी गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, उनकी मदद की जाती है, इर्रेस्पेक्ट टू कास्ट, क्रीड, डोगमा, फैक्ट, सेक्स, सबको अलग करके इंसान को जो है बचाने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से हमारी एक और मुहिम थी, अमन व इंसानियत मुहिम, जो इस देश के अंदर जो है मनाई गई। और जमात हर तरीके से कोशिश करती है कि देश की उन्नति हो और देश की जो लोगों को डेवलप होने का मौका है वो निचली सतह से लेकर ऊपर तक सबको मिले और चंद लोगों के हाथ में ही दौलत जो है नहीं आ जाए। जमात इस चीज़ की पूरी कोशिश करती है। जो लोग जानते हैं जमात को, वो पूरा अच्छी तरीके से ये कोशिश करती है। हमारा पॉलिसी प्रोग्राम हर 4 साल में छपता है, उसके अंदर हमारे काम, उसकी तफसीलात पहले से ही मुतय्यन होती हैं। रहा दूसरा इशू, तो इस वक्त जो विकास का मुद्दा है, देश के डेवलपमेंट का मुद्दा है, देश में रोज़गार लाने का जो मुद्दा है, ये सारे के सारे जो है एक तरीके से सबसाइड कर दिए गए हैं। न तो रोज़गारी उस रेट में बढ़ी जिस रेट में जो है वादा किया गया था, न जो है महंगाई कम हुई, और दिगर दूसरे इशू जस के तस है इस देश के अंदर। लेकिन उनको डाइवर्ट करने के लिए मुसलमानों की ख़वातीन के साथ हमदर्दी, हालांकि मैं समझता हूँ इस वक्त जो मुसलमान ही नहीं, हर खातून के साथ जो इस देश की नागरिक है उसके साथ हमदर्दी होना चाहिए, हर तरफ हमदर्दी होना चाहिए। लेकिन उन इश्यूज़ को जो है हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारी गवर्नमेंट और दीगर दूसरे इदारे नहीं उठाते, बल्कि उनको तो जो है सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के ही जो है जुल्म और ज़्यादती की फ़िक्र लगी है कि किस तरीके से उसको किया जाए। इस पूरे सीनीरियो को देखकर एक जी शऊर आदमी जिसके अंदर थोड़ी भी सोचने की ताकत है, थोड़ी भी समझ है, वो समझ सकता है कि उनका जो मंशा है और मकसद है वो क्या है, कि मेन मुद्दों से भटकाए रखो और इसमें उनको उलझाए रखो। यही काम जो है कर रहा है। इसी वजह से हमारे जो देश के बड़े उलमा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे मीडिया के अंदर जो है ऐसी जो बहसें होती है उसके अंदर जाके अपना वक्त नहीं ख़राब किया जाए, बल्कि ज़मीन पर जो है जो काम करना है वो काम किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया हमें। और ये हमारे साथ थे इंजीनियर रमज़ान, जो जमात इस्लामी राजस्थान के इस कैंपेन के कन्वीनर हैं और साथ ही स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। तो आपने अपना समय दिया, उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। और आप सभी जो हमारे जिन्होंने जो देख रहे हैं, काफ़ी लाइक और कमेंट कर रहे हैं, उन सभी व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे तो आगे भी हम इस तरह के जो इश्यूज़ होंगे, कुछ पॉलिटिकल बातें होंगी, कुछ मोटिवेशनल बातें होंगी, कुछ न्यूज़, करंट अफेयर्स और मोटिवेशनल स्टोरीज़, और जो भी आपके सुझाव आते हैं उस पर हम फिर कुछ नए एक सेशन के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।